वेलकम बैक टू द एस क्लासेस। तो पिछले पार्ट में हम लोग ने सिग्निफिकेंस तक कंप्लीट कर लिया था। ट्रेडिशनल से हमारा बाकी है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द न्यू टॉपिक, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। अब हमें पता है ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है। मैंने पहले ही बताया था, जो छोटे मोटे दुकान जो लोकल एरिया में वर्क कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनली करते आ रहे हैं, जैसे उनके पिताजी का दुकान था, उनके ऊपर दुकान था, फिर वो बच्चे संभाल रहे, एक पुश्त संभालते आ रही है। जो मतलब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर रहे वो लोग। जैसे ऑनलाइन डिलीवरी हो गया, वेबसाइट हो गया, ऐप्स हो गया, वो नहीं है उनके। वो ट्रेडिशनली बिजनेस कर रहे हैं। स्टोर है तो स्टोर में ही बिजनेस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। और उनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना है। बिजनेस में सबका मोटिव प्रॉफिट कमाना ही है, बट उनका मेन मोटिव यही है। वो फालतू खर्चा नहीं करेंगे। उनको बोल दो कि आप एडवर्टाइज़ कर लो, आप इस एरिया के बदले दूसरे एरिया में अपना बैनर लगा लो, या फ्लायर्स बटा दो, कुछ सेल्स प्रमोशन के लिए कुछ ना कुछ टेक्निक लगा लो, तो वो नहीं लगाएंगे। उनको ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की, और ना ही वो करेंगे। बट एज़ कम्पेयर टू द मॉडर्न में वो सारी चीज़ें होगी। मॉडर्न बिजनेस, जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ डीमार्ट। डीमार्ट आज एक स्टोर भी है, ऑनलाइन भी है, और आपको उसका ऐप भी मिल जाएगा। अब डीमार्ट पूरा बन गया, वो पूरा टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। आप उसकी दुकान पे भी जाके ले सकते हो, प्रॉपर आपको बिल बना के देगा, प्रॉपर डिस्काउंट देगा। और जितना डीमार्ट डिस्काउंट देगा उतना बाकी ग्रोसरी स्टोर नहीं दे सकती। एक आपका नॉर्मल दुकान वाला जितना डिस्काउंट देता है उससे ज़्यादा देता है डीमार्ट। समझ में आ रहा है। क्योंकि उसके पीछे भी है ना, क्योंकि डीमार्ट उतने में भी कमा रहा है। डीमार्ट एक बल्क क्वांटिटी में सामान खरीद रहा है, उसको सस्ते में पड़ रहा है, वो अपना थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन रख रहा है और सामान बेच रहा है। बट दुकानदार ऐसा नहीं है ना। ट्रेडिशनल बिजनेस वाला बल्क में नहीं खरीदता। उसके पास जितना कैपिटल है वो उतना ही खरीदेगा। वो 1,00,000-2,00,000 का खरीदेगा। तो 1,00,000-2,00,000 का खरीदेगा तो वो माल टू माल बेचेगा, MRP टू MRP बेचेगा। बट डीमार्ट वाले बल्क में लेते हैं, कम से कम लाखों में लेते हैं। 50 लाख, 70 लाख, करोड़ में उनका स्टॉक आता है। तो जब वो उतना स्टॉक खरीदते हैं तो उनका प्राइस कम हो जाता है। दैट्स वाई दे आर गिविंग द बिग डिस्काउंट एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल स्टोर्स। समझ में आ रहा है। ट्रेडिशनल स्टोर वाले एक नॉर्मल लोकल एरिया में स्टोर चलाएंगे, वो ज़्यादा फैसिलिटी यूज़ नहीं करेगी, क्योंकि उनका प्रॉफिट उतना नहीं है, उनका रेवेन्यू इतना नहीं है। जब मेरा सेल ही महीने का मेरा 15,000 का सेल है, तो मैं उसमें 25,000 का खर्चा क्यों करूँगा। समझ में आ रहा है। बट मॉडर्न बिजनेस करती है खर्चा, क्योंकि मॉडर्न बिजनेस को, डीमार्ट को, स्टोर से भी पैसा आ रहा है, ऑनलाइन से भी पैसा आ रहा है, ऐप से भी पैसा आ रहा है, हर जगह से आ रहा है। तो वो R&D भी करेगी, सब कुछ करेगी। तो ये आंसर में बस आपको कंपेयर करना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा या बोला, वर्सेस करके पूछा, ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस मॉडर्न बिजनेस। एक सिंपल लाइन बनाने का, 3 पॉइंट करने का। पहले पॉइंट्स, फिर ट्रेडिशनल बिजनेस, फिर मॉडर्न बिजनेस। पॉइंट्स के अंदर जो जो पॉइंट होंगे 7 मार्क्स के लिए आएगा। अगर शॉर्ट नोट में आया 4 से 5 पॉइंट लिखने का, अगर बड़े आंसर में आया तो 7 पॉइंट लिखने का। लेट्स स्टार्ट। मीनिंग पहला, एज पर द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, बिजनेस मीन्स प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर प्राइवेट पे। गुड्स बनाना और गुड्स को मार्केट में लाना, गुड्स को बेचना, ये है ट्रेडिशनल बिजनेस का मीनिंग। समझ में आया। यही मैंने भी बताया, गुड्स बनाऊं या बेचूं, या डायरेक्टली ला के बेचूं, किसके लिए? खुद के प्रॉफिट के लिए, खुद के रेवेन्यू के लिए। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में इट मीन्स, बिजनेस मीन्स प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर द सेटिस्फैक्शन एंड वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर एट द सोसाइटी एट लार्ज। गुड्स बेचना तो है, बट सोसाइटी का हित रख के, सोसाइटी का बेनिफिट सोच के, वेलफेयर के बारे में सोच के। वेलफेयर आप कैसे सोचोगे सोसाइटी का? उन्हें डिस्काउंट दे के, उनके साथ रिलेशन बना के। डीमार्ट डिस्काउंट देता है। डीमार्ट 140 का तेल है तो वो आपको 90, 85 या 100 तक देगा। तो उतना बड़ा आपको डिस्काउंट मिल गया। पर नॉर्मल स्टोर में 140 का तेल ज़्यादा से ज़्यादा 130 का आ जाएगा। चल 5-10 रुपये कम दे दे, बट डीमार्ट ज़्यादा डिस्काउंट देता है। समझ में आया। तो कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है ना उससे। कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है, कस्टमर को वेलफेयर, कस्टमर को फैसिलिटी अच्छी मिल रही है। समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो मॉडर्न बिजनेस बन गया। एक ट्रेडिशनल बिजनेस उससे कंपेयर नहीं कर सकते आप। स्कोप मतलब एरिया, जो वो बिजनेस कवर कर रहा है। मैंने पहले ही बताया, ट्रेडिशनल बिजनेस एक लोकल एरिया में है। मेरा दुकान है, लोकल एरिया वाले जान रहे, सब हर कोई नहीं जान रहा है। तो स्कोप इसका नैरो रहेगा, कम, छोटा, रेस्ट्रिक्टेड टू द लोकल मार्केट। आप इसको नैरो भी लिख सकते हैं। स्कोप इसका नैरो है। और एज कम्पेयर टू मॉडर्न बिजनेस, उसमें उसका स्कोप वाइड है, उसका स्कोप बड़ा है। ऑनलाइन है तो मैं उसको मुंबई में भी बैठ के देख सकता हूँ। कोई बंदा उत्तराखंड में बैठा है तो वो उत्तराखंड में भी देख सकता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप कोई भी चीज़ नेट पे डाल दो तो वो कहीं पे भी वेबसाइट सर्च करके देख सकता है। समझ में आया। ट्रेडिशनल बिजनेस एक नैरो कॉन्सेप्ट है और मॉडर्न बिजनेस वाइड कॉन्सेप्ट है।
यहाँ पे भी वही लिखा है, इजी वर्ड में लिखा है, रेस्ट्रिक्टेड टू द लोकल मार्केट, कवर ग्लोबल मार्केट। ऑब्जेक्टिव दोनों का पैसा कमाना ही है, क्योंकि दोनों बिजनेस ही कर रहे हैं ना। बट ऑब्जेक्टिव वॉज बिजनेस वॉज ट्रीटेड द एंड इन इट सेल्फ, इट वॉज प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अर्निंग द प्रॉफिट। सेम मीनिंग, प्रॉफिट कमाना है और खुद के लिए ही कमाना है, बाकी किसी का देखना नहीं है। और इसके अंदर कंज्यूमर सेटिस्फाइड रहना चाहिए। सोसाइटी में हम लोग किसको भी सामान बेच रहे हैं वो सेटिस्फाई होना चाहिए, ये इनका पहला ऑब्जेक्टिव रहता है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव दोनों फॉलो करते हैं। ये आप आगे पढ़ने वाले हो बिजनेसमैन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं बिजनेस, आगे मॉड्यूल्स में बिजनेसमैन के 3-4 ऑब्जेक्टिव होते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, और भी 2 है वो आप आगे पढ़ोगे। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो ट्रेडिशनल बिजनेस फॉलो करेगा, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक मीन्स पैसा कमाना। सोशल ऑब्जेक्टिव मीन्स सोसाइटी का वेलफेयर देखते हुए पैसा कमाना। पैसा तो कमाना ही है बट सोसाइटी को सेटिस्फाई करके, उसे हम कहते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। तो इकोनॉमिक और सोशल यूज़ करता है कौन? मॉडर्न बिजनेस। बट जो ट्रेडिशनल है वो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव रखेगा, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। So next point, position of consumer. Consumer were neglected and were taken for granted and they were exploited for profiteering. Position of consumer, consumer को दोनों बिजनेस कहाँ बैठाते, कहाँ अपने माइंड में रखते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस है ना, वो कंज्यूमर को एज फॉर ग्रांटेड ले लेता है, वो अपना ही समझ लेता है। अगर मेरे दुकान पे कोई बंदा हमेशा आ रहा है ना, रेगुलर कस्टमर है, तो मैं उसको एज फॉर टेकन ग्रांटेड ले लूँगा कि हाँ भाई ये तो मैं इसके साथ में इसको ज़्यादा पैसा लूँ कम पैसा लूँ, वो तो मेरे पास ही आएगा। समझ में आ रहा है? मेरा रिलेशन ऐसा बन गया, तो मैं रिलेशन का मिसबिहेव नहीं कर सकता, मैं एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकता कि भाई ये मेरे से ही ले रहा है, चल इससे अगली बार आएगा ना मैं 10 रुपये ज़्यादा लूँगा, 15 रुपये ज़्यादा लूँगा। एक बार देखो, सस्ता रोए एक बार, महंगा, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। समझ में आया मेरी बात? आप किसी को भी एक बार लूटोगे, बार बार नहीं लूट सकते। दिमाग आएगा उसके पास, वो ऑनलाइन देखेगा सस्ता मिल रहा है तो वो ऑनलाइन ही लेगा, या दूसरी दुकान पे देखेगा सस्ता मिल रहा है तो वहीं से लेगा। आप उसको बार बार उसको लूट नहीं सकते। ये ट्रेडिशनल बिजनेस करती है कि उनका कंज्यूमर के लिए, उनका सब नहीं करते, मैं तो नहीं करता भाई, मेरे लिए मत लो, बट कुछ रहते हैं जिनका अगर कंज्यूमर अगर एज टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया उन लोगों ने कि समझ लिया ये मेरा ही कस्टमर है, तो वो कर सकते हैं। बट एज़ कम्पेयर टू द मॉडर्न बिजनेस, वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन पहला देखेंगे। उनके लिए कस्टमर किंग है, कस्टमर उनका भगवान है। कंज्यूमर आर गिवन प्रायोरिटी इन बिजनेस एडजस्टेड एज पर द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर्स। उनका जो नीड्स है, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, एक्सपेक्टेशन, उसको ध्यान में रखते हुए मॉडर्न बिजनेस करती है। समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट, सोशल ओरिएंटेशन। सोशल ओरिएंटेशन नहीं है, मैंने पहले ही बताया, सोशल ऑब्जेक्टिव से मॉडर्न फॉलो करती है, ट्रेडिशनल नहीं करती। सोशल ऑब्जेक्टिव टू द बिजनेस वॉज एब्सेंट, गायब है ट्रेडिशनल बिजनेस से। बिजनेस इज रिलेटेड एज द सोशल इंस्टीट्यूशन विद सोशल ऑब्लिगेशन, दैट इज कॉल्ड एज अ मॉडर्न बिजनेस। समझ में आया? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम, सोशल वेलफेयर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, 3 पॉइंट आ गए इसके। आपको सिर्फ पॉइंट याद लिखना है, अंदर आपको आंसर वही लिखना है। पॉइंट याद है, अंदर आंसर वही ठोकना है। ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं करती, मॉडर्न बिजनेस करती है, येस नो, बस। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज एब्सेंट, द बिजनेस वॉज नॉट सोशली और रिस्पॉन्सिबल, सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं है वो। और यहाँ पे बिजनेस एक्सेप्ट द हॉनर, बिजनेस सोशली और रिस्पॉन्सिबल है और करती है। कौन करती है? मॉडर्न करती है। कौन नहीं करती है? ट्रेडिशनल नहीं करती। समझ में आ गया? नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट, इट इज़ ट्रीटेड एज ओल्ड एंड आउटडेटेड, नैरो कॉन्सेप्ट, जो मैंने स्कोप पे बताया था, नैरो कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल बिजनेस पुरानी है, आउटडेटेड हो चुकी है और छोटी कॉन्सेप्ट है, नैरो कॉन्सेप्ट है, इसीलिए वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने का काम करती है। देखो, छोटा बिजनेस प्रॉफिट कमा लेगा पर ग्रोथ नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? स्टोर एक लोकेलिटी में है, वो लोकेलिटी के ही लोग आएंगे, कमा के कितना कमा लेंगे। बट अगर स्टोर एक बड़े क्वालिटी में है, बड़े एरिया में है, क्वालिटी दे रही है, क्वालिटी सर्विस है उनकी, तो वो ग्रोथ करेगी ही करेगी। इट इज़ ट्रीटेड एज डायनेमिक एंड ब्रॉड कॉन्सेप्ट, ब्रॉड कहो, वाइडर कहो, बड़ा कॉन्सेप्ट है मॉडर्न का। डायनेमिक मीन चेंज, हमने ऊपर पढ़ा था पार्ट 1 के वीडियो में। फीचर या फंक्शन ऑफ बिजनेस में ये पॉइंट था डायनेमिक का। डायनेमिक मीन्स चेंज, चेंजेस होते रहते हैं मॉडर्न में, टाइम टू टाइम चेंजेस करना इंपॉर्टेंट है। आज AI आया, टेक्नोलॉजी आया, तो आपको टाइम के हिसाब से बदलना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। आज कोई बैंक में नहीं जाता पैसा डिपॉजिट करने के लिए, पैसा निकालने के लिए कोई बैंक नहीं जाता, ऑनलाइन आ गया, UPI आ गया, NEFT, RTGS सब वो करते हैं।
समझ में आ रहा है? धीरे धीरे बैंक भी बंद हो जाएंगे सब। बैंक जब कोई जाएगा ही नहीं, बैंक में काम क्या है? आज कोई पासबुक एंट्री करवाता है क्या? सब ऑनलाइन स्टेटमेंट आ जाता है, एक डालो मैसेज, पूरा स्टेटमेंट आ जाएगा मेल पे आपके। तो कोई नहीं जा रहा है आजकल बैंक। समझ में आ रहा है? टाइम टू टाइम चेंज होना पड़ेगा, डायनेमिक। रोल ऑफ प्रॉफिट, रोल ऑफ प्रॉफिट। ट्रेडिशनल बिजनेस में मैं अकेला छोटा सा धंधा लेके बैठा हूँ, तो जो प्रॉफिट आया वो मैं खुद के लिए रखूँगा, सोल पर्पस। समझ में आया? प्रॉफिट इज़ गिवन टू सेकेंडरी पोजीशन फॉर गाइडिंग द प्रिंसिपल इन बिजनेस। मॉडर्न में जो मेरे को प्रॉफिट आया, मैं उससे क्या करूँगा? अलग अलग चीज़ों पे लगाऊंगा कि मेरा धंधा और बढ़े। सेकेंडरी चीज़ें जिससे मेरा धंधा बढ़ता है। अगर R&D करने से मेरा धंधा बढ़ता है, सर्वे करने से मेरा धंधा बढ़ता है, एडवर्टाइजिंग करने से मेरा धंधा बढ़ता है, तो मैं वो सब चीज़ों में अपना पैसा लगाऊंगा। टाइप ऑफ ओरिएंटेशन, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेसमैन ओरिएंटेड, दैट इज़ प्रॉफिट ओरिएंटेड। इनका ओरिएंटेशन, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। ये कस्टमर को लिमिटेड इम्पोर्टेंस देते हैं, पूरा इम्पोर्टेंस नहीं देते। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में सोशल ओरिएंटेशन है, कस्टमर ओरिएंटेड है, कस्टमर के लिए बना हुआ है, कस्टमर को डिस्काउंट देंगे, कस्टमर से रिलेशन बनाएंगे, कस्टमर से सेटिस्फाई करेंगे कस्टमर को। समझ में आया? आंसर बहुत इजी है, पॉइंट याद करो, बाकी दिमाग पे लोड मत लो इसका। समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट? ट्रेडिशनल सोशल नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाता और मॉडर्न निभाता है। ये दो चीज़ पता है तो ये दो चीज़ में आप 4 से 5 पॉइंट बना लोगे, मुझे भरोसा है आप पे, बना लोगे। ओके, तो यहाँ हमारा ख़त्म होता है फर्स्ट पार्ट। इसमें हम लोग ने कितने आंसर किए? 3, 3, 6, 7 आंसर हम लोग ने कवर किए। फर्स्ट आंसर था हमारा टाइप्स ऑफ बिजनेस, डिफाइन बिजनेस, फीचर ऑफ बिजनेस। सेकंड आंसर था फंक्शन ऑफ बिजनेस एंड थर्ड स्कोप ऑफ बिजनेस। ये तीनों आंसर अच्छे से आपने पहले भी किया है FYJC SYJC में, और अभी भी आपने कर लिया है। ये आंसर तो आपको डिट्टो याद होना चाहिए भाई। ये आंसर अगर एग्जाम में आया ना, मेरे को फुल मार्क्स निकालने। समझ रहे हैं? लोग कहते हैं ना थियरी में फुल मार्क्स नहीं आते, आते हैं थियरी में फुल मार्क्स। भाई क्यों नहीं आते थियरी में फुल मार्क्स? तुम लिखो, कौन नहीं देता फुल मार्क्स? सब देते हैं। तुम लिखो तो वैसा आंसर लिखो, प्रॉपर फॉर्मेट में आंसर लिखो, इंट्रोडक्शन डेफिनेशन 7 पॉइंट लिखो, पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्यों नहीं मिलते पूरे मार्क्स? कटते हैं तो 7.5 का 7 मिलेगा, 6 मिलेगा, बट 90+ थियरी जाता है। समझ में आ रहा है? सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस किया, फर्म के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, क्या बेनिफिट है, कस्टमर के लिए, सोसाइटी के लिए हमने पढ़ लिए हैं। जिसने नहीं देखा, मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके चेकआउट कर लो। समझ में आया? लास्ट आंसर हम लोग ने किया ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न का डिस्टिंग्विश बिटवीन। चलते हैं यूनिट 2। ये भी मॉड्यूल 1 ही है, पर मॉड्यूल 1 का सेकेंड पार्ट है। इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, इसमें हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, जो मैंने आपको बताया था ऊपर, 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं, वही ऑब्जेक्टिव इसमें आने वाले, इकोनॉमिक, सोशल एंड ऑल। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट आंसर। बिजनेस ऑब्जेक्टिव का भी एक डेफिनेशन है, किसने बोला है हम लोग पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू DEMC फारलैंड, नाम सालों लोग का ऐसे होता है ना अंग्रेजों का। अपने इंडियंस का नाम कैसा है? हाँ, विजय श्रीवास्तव, विजय दुबे, विजय मिश्रा, विजय पांडे। कितना इजी नाम है ना, याद करने के लिए भी कितना इजी नाम है। समझ रहे हो? और ये लोग का नाम साला फारलैंड, पॉपी, मार्शल, क्या क्या रहता है भाई। मार्क्स है, पढ़ लेंगे, शाणे लोग हैं। ऑब्जेक्टिव आर द गोल, एम्स और पर्पस दैट ऑर्गेनाइजेशन विश टू अचीव ओवर वेरिंग पीरियड ऑफ टाइम। ऑब्जेक्टिव क्या है? गोल है, एम है, पर्पस है, GAP। ऑब्जेक्टिव GAP है, ऑब्जेक्टिव गैप है। क्या है GAP? गोल, एम, पर्पस। गोल आपका लक्ष्य, एम आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, पर्पस आपका काम वही है, आपका पर्पस, आपका करने का इच्छा, आपका नियत वही है ऑब्जेक्टिव। आपको कोई लक्ष्य, आपको CA बनना है, उसके लिए आपको CA में क्या क्या करना पड़ेगा? CA के फाइनल एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, CA के इंटर एग्ज़ाम, फाउंडेशन एग्ज़ाम। ग्रेजुएशन के बाद सर कर रहे हो तो फाउंडेशन देने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब चीज़ें पता रहनी चाहिए, बट उसके लिए आपका ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए कि मुझे CA बनना है। समझ में आ रहा है? अगर आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है कि भाई मेरे को नहीं बनना है CA, तो क्यों कर रहे हो फिर? मत करो, छोड़ दो। पढ़ाई लिखाई करना है तो अच्छे से करो, वरना मत करो। BCom को लोग एकदम ऐसे ले लेते हैं ना कि भाई चल फ्रेंकली है, हो जाएगा, KT लगेगा ना तब पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं बता रहा हूँ, अपने टाइम पे बहुत लोग बहुत लाइटली लेते थे,
मेरे साथ मेरे खुद के ग्रुप वाले इतना लाइटली लेते थे ना, भाई क्या है भाई बीकॉम है, एक दिन पहले बुक उठाएगा हो जाएगा। और कुछ लोग ये वीडियो एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले ही देख रहे होंगे। डोंट टेक मी बैडली, मुझे बुरा लगाने वाली बात नहीं कहनी है किसी को, बट ये फैक्ट है। लोग बीकॉम को इतना इजीली नहीं लेते। मैं जब लेक्चर बनाना स्टार्ट किया था ना, मेरे को कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि भाई तो थियरी पे लेक्चर मत बना, लोग नहीं देखते थियरी। बट मेरे को है कि भाई मेरा जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है मैं वही सब्जेक्ट पे बनाऊँगा। चाहिए तो मैं अकाउंट्स और मैथ्स भी बना लूँ, लोग वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उस पर व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, बट मेरे को नहीं बनाना। मेरा जो काम है मैं वही करूँगा। आपको पढ़ना है, आपका पढ़ने का काम है, मेरा पढ़ाने का काम है। आप लोग करो, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, आप लोग भी करो। इतना लाइटली मत लो। बीकॉम इजी कोर्स है, सिलेबस इजी है, बट इजी सब चीज़ बन जाती है जब आप पढ़ना चालू करोगे। समझ में आ रहा है? कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होती। सो बैक टू द पॉइंट, ऑब्जेक्टिव आर द गोल, एम्स, पर्पस दैट ऑर्गेनाइजेशन विश टू अचीव। ऑर्गेनाइजेशन की इच्छा रहती है कि वो अचीव करे। आपकी इच्छा है, आप सीए बनना चाहते हो, आप बनोगे, पढ़ाई करना पड़ेगा। ओवर वेरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के लिए आपका जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव पे बने रहना। पहला आंसर, स्टेप्स इन सेटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव। क्या क्या स्टेप्स लगेंगे सेटिंग ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव सेटअप करने के लिए? पहला, एनालाइज इंटरनल एनवायरनमेंट। एन एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट हेल्प्स इन फिक्सिंग रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव दैट इंक्लूड ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड फिजिकल रिसोर्सेज। 3 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। इंटरनली मीन्स इंटरनल बिजनेस, एक बिजनेस है उसके इंटरनल और एक्सटर्नल 2 टाइप्स होते हैं, और 2 फैक्टर हो गए। इंटरनल मीन्स अंदर से बिजनेस क्या इंप्रूवमेंट कर सकता है, एक्सटर्नली मीन्स बाहर से ही बिजनेस क्या इंप्रूवमेंट करने की सोच सकता है। समझ में आ रहा है? इंटरनली मीन्स बिजनेस के अंदर। अभी ये मेरा दुकान है, दुकान के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ? दुकान को थोड़ा डिज़ाइन कर सकता हूँ, प्रोडक्ट पे थोड़ा लेबलिंग ला सकता हूँ, थोड़ा रेनोवेशन करवा सकता हूँ, कलर मार दूँ, थोड़ा अट्रैक्टिव करूँ, तो ये इंटरनली है। तो इसमें आपको 3 रिसोर्सेज याद रखने हैं। पहला ह्यूमन, मैन पावर, फाइनेंशियल, फिजिकल। फाइनेंशियल मीन्स पैसे, फिजिकल मीन्स मैन पावर ही हो गया, वुमेन्स एम्प्लॉयज़ हो गए, वो सब। तो आपको ये 3 रिसोर्सेज इंटरनली बहुत काम आने वाले, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड इंटरनल रिलेशनशिप एक्सेट्रा, सच एज एनालिसिस अंडरटेकन टू स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। 4 चीज़ें होती हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं, जिसको आप आगे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो। अगर आप मास्टर्स करोगे तो इसके ऊपर एक सब्जेक्ट भी आएगा, आपको समझ में आ रहा है? इसके ऊपर एक चैप्टर आएगा, सब्जेक्ट आएगा स्वॉट एनालिसिस का। स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये इंटरनली होता है। इंटरनली आपको पता होगा कि ये प्रोडक्ट मेरा ज़्यादा बिकता है तो ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये प्रोडक्ट मेरा कम बिकता है, ये मार्केट में लोग पसंद नहीं करते, ये मेरी वीकनेस है। वीकनेस में काम करना, स्ट्रेंथ को कंटिन्यू रखना, ये काम है बिजनेस का। समझ में आया? तो आपको इंटरनल एनवायरनमेंट अपना एनालाइज करना पड़ेगा। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो 4 चीज़ बताया मैंने, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट, इसमें 2 चीज़ें आ गई, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। देखो, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट क्रिएटेड बाय एनवायरनमेंट। अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट, आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है मार्केट में, एक्सटर्नली या इंटरनली बिजनेस के अंदर हो गया, एक्सटर्नली बिजनेस के बाहर, इग्नोर इट। एक्सटर्नली बिजनेस के बाहर आपको अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। मेरा सामान अगर इस मार्केट में नहीं बिक रहा है, मैं किस मार्केट में जाके बेचूँ? समझ में आ रहा है? अगर आपका डेयरी है, दूध का धंधा है, भाजी लगाना है, तो आप भाजी मार्केट वाला एरिया देखो, मार्केट एरिया देखो जहाँ पब्लिक आएगी। समझ में आ रहा है? अपॉर्चुनिटीज़ देखो। थ्रेट्स मीन्स प्रॉब्लम्स आएंगे आपको, कंपटीशन है मार्केट में, आप अकेला धंधा लेके नहीं बैठे हो, इधर लाख लोग बिजनेस लेके बैठे, सब चला रहे बिजनेस, आपका बिजनेस कैसे चलेगा? प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना चाहिए आप पे। समझ में आ रहा है? इसके अंदर कौन कौन आ गए, बाहर कौन कौन है, कस्टमर है, आपका कस्टमर है, सप्लायर है जिससे आप सामान खरीद रहे हो, कॉम्पिटिटर्स है, आपके साथ जो धंधा लेके बैठा है वही धंधा लेके बैठा है, पॉलिटिकल रीजंस है, कुछ सरकारी दूसरी है, सरकार पॉलिसी अलग अलग बना रही है, टैक्स इतना ले रही है, तो कमाई होगी कहाँ से? इकोनॉमिक है, पैसा ही नहीं कमा रहे हो, इकोनॉमिक मीन्स पैसा ही नहीं आ रहा है, सोशली आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, सोशली पब्लिक की हेल्प नहीं कर पा रहे हो, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो, नेचुरली भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कभी बाढ़ आ जा रहा है, कभी हवा चल रहा है, अर्थक्वेक हो गया, कुछ भी हो गया। ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स है। बिजनेस के बाहर क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या क्या चीज़ें नहीं हो सकती, इतना समझ लिया हम लोग ने। इंटरनली क्या क्या चीज़ें, एक्सटर्नली क्या क्या चीज़ें हैं। कंसिडरिंग रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन,
सेटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। आपको बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सेटअप करना है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा आपके पास रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। पहले आपके पास ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज होने चाहिए, मैन पावर और मैन पावर नहीं तो पैसा, ये 2 रिसोर्सेज आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। दिस रिसोर्सेज शुड बी प्रॉपरली कंसिडरेड। द प्रॉपर कंसिडरेशन, सॉरी फ़ोन आ रहा था थोड़ा, तो लेट्स कंटिन्यू। हम कहाँ पे थे? थर्ड पॉइंट, रिसोर्सेज। बिजनेस ऑब्जेक्टिव सेटअप करने के लिए हम स्टेप्स पढ़ रहे थे, जिसके अंदर रिसोर्सेज, आपके पास रिसोर्सेज प्रॉपर होना चाहिए, मैन पावर होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, तभी आप बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव कर पाओगे। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव सीए बनना है तो मुझे उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, और सीए फाइनल का या फिर सीए फाइनल या कोई भी चीज़ मैं कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे कोर्स के लिए पैसा भरना पड़ेगा, बुक आएगा, या मैं लेक्चर्स खरीद रहा हूँ या क्लासेस में फ़िज़िकल लेक्चर अटेंड करने जा रहा हूँ तो मुझे उसके फीस भरने के लिए पैसे चाहिए। समझ में आ रहा है? फाइनेंशियली मेरे को सपोर्ट रहना चाहिए, और उसके साथ वुमेन सपोर्ट। अगर ऑर्गेनाइजेशन के टाइप से देखा जाए तो उन्हें एम्प्लॉय चाहिए, वर्कर चाहिए, सो ऑल दैट। कंसिडर वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम, आपको किस चीज़ से वैल्यू मिल रही है? सीए आपका गोल है, सीए से आपको वैल्यू मिलेगी आगे चल के। बिजनेस में बिजनेस ग्रोथ होगा, नाम होगा। आज टाटा इतना बड़ा वैल्यू बन गया, उसकी वैल्यू इतनी हो गई, तो आपको वो वैल्यू सिस्टम पकड़ना है कि हाँ मेरा ये वैल्यू बनेगा अगर मैं ये चीज़ अचीव कर लूँगा। तो अगर ये आपका ऑब्जेक्टिव में अगर आप पकड़ के चलोगे तो आप उस हिसाब से काम कर पाओगे। ओके। कंसिडर मैनेजमेंट फिलोसफी। मैनेजमेंट फिलोसफी क्या होता है? 3 टाइप के मैनेजमेंट में ऑर्डर होते हैं, टॉप, मिडल, लोअर। ये आपने जूनियर कॉलेज में पढ़ा होगा। टॉप लेवल एचआर आ गए, मिडल लेवल में अगर मैं कॉलेज का एग्जांपल ले लूँ तो आपके टीचर्स आ गए, टॉप लेवल पे प्रिंसिपल आ गया, और लोअर लेवल पे आप लोग आ गए। तो मैनेजमेंट आपको प्रॉपर रखना पड़ेगा। अगर आपका ऑब्जेक्टिव कुछ है, कॉलेज का ऑब्जेक्टिव है कि उसे ज़्यादा बच्चे चाहिए अपने कॉलेज में, ज़्यादा बच्चे एडमिशन ले हर साल, तो उसे अपना पूरा मैनेजमेंट प्रॉपर रखना पड़ेगा। तीनों लेवल पे काम बराबर होने चाहिए। प्रिंसिपल का काम अच्छे से करना चाहिए, प्रिंसिपल, टीचर्स अपना पढ़ाने का काम अच्छे से करें, और स्टूडेंट पढ़ने का काम अच्छे से करें। अगर ये दोनों लोग, ऊपर के दोनों लोग काम अच्छे से कर रहे हैं, बस स्टूडेंट्स पढ़ ही नहीं रहे, तो रिजल्ट बेकार होगा, एडमिशन नहीं आएगा। ठीक है, हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। इफ़ वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट, समझ में आ रहा है? हर प्रोफेशन से मैनेजमेंट थोड़े थोड़े चेंज होते रहेंगे। अवेयरनेस ऑफ पास्ट ऑब्जेक्टिव, आपको पता होना चाहिए आपके पास्ट ऑब्जेक्टिव क्या थे। नॉर्मली एन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट डेविएट टू मच फॉर द पास्ट ऑब्जेक्टिव। आपके अगर पहले आपके कुछ ऑब्जेक्टिव अलग थे, या फिर आपके ऑब्जेक्टिव सेम था बट आपने कुछ चीज़ें की थी, जैसे अगर मेरे को बिज़नेस में ग्रोथ करना है, मैंने उस पर एडवर्टाइजिंग किया, मार्केटिंग में पैसा लगाया, बट वो ग्रोथ नहीं हुआ, और आप वापस उस ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहे हो, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि मैंने इस ऑब्जेक्टिव पे काम किया था पहले, मैंने एडवर्टाइजिंग में पैसा लगाया, मार्केटिंग में पैसा लगाया, पर मेरा ग्रोथ नहीं हुआ। तो इस बार जब मैं पैसा लगाऊंगा ना, तो मैं मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में पैसा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं लगा के देख चुका हूँ। समझ में आ रहा है? पहले आपने जो किया उसको भी ध्यान में रखना है कि पहले मैंने ये सब चीज़ें कर ली है, ये सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, तो अब मेरे को जो चीज़ें करनी है वो इससे हट के करनी है और दूसरी करनी है। ट्राई करना है तो दूसरा ट्राई करूँगा, ये नहीं करूँगा। तो फिर आप सेल्स प्रमोशन करोगे, सेल्समैन रखोगे। अगर आपका बिजनेस मॉडर्न नहीं चल पा रहा है तो आप ट्रेडिशनल का हेल्प लोगे। ठीक है, फेस टू फेस बात करके अपना प्रोडक्ट बेचोगे। दैट्स थिंग। लास्ट स्टेप, आपका ऑब्जेक्टिव फाइनली सेट हो जाएगा। सेटिंग ऑब्जेक्टिव आफ्टर एनालाइजिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट देख लिया, इंटरनली आपके क्या एनवायरनमेंट है, इंटरनली कितने लोग हैं, एचआर है, एम्प्लॉई है, जो लोग हैं, एक्सटर्नली कौन लोग हैं, कस्टमर है, सप्लायर है, वो सब लोग हैं। द फर्म शुड सेट द ऑब्जेक्टिव इन ऑल एरिया। उसके बाद फर्म अपना ऑब्जेक्टिव सेट करेगी हर एरिया में। सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, उन लोग का ऑब्जेक्टिव सेटअप करेगी, आप लोगों को ये चीज़ें करनी है। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, क्या चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए करनी है, क्या चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए करनी है, ज़्यादा टाइम के लिए क्या चीज़ें करनी है, तो उस चीज़ को उस हिसाब से पकड़ के चलो। शॉर्ट टर्म मतलब छोटे टाइम के लिए, 6 महीना साल भर के लिए जो चीज़ें करनी है उसको उस हिसाब से करो। 6 महीने के अंदर करना है, काम फटाफट करना पड़ेगा, लोग ज़्यादा डालने पड़ेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए करना है, चल 3-4 बंदे भी कर लेंगे, आराम से होगा। समझ में आ रहा है? दिस मस्ट बी सेट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ चल बोल दिया हो जाएगा, होना ही चाहिए प्रॉपरली। समझ में आ रहा है? वंस द ऑब्जेक्टिव आर डिसाइडेड इट मस्ट बी इन्फॉर्म टू ऑल द पर्सोनल मीन्स पर्सनल बंदे को एक एक करके बताना चाहिए। मैंने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया,
कि ये सेल्स डिपार्टमेंट को कल से 4 बंदे और हायर करने हैं, 2 बंदों को एडवर्टाइजिंग में डालना है, 2 बंदों को एडिटिंग में डालना है बस। और जितने बंदे हैं वो लोग प्रॉपर सेल्स पे ध्यान देंगे कि सेल्स क्यों नहीं हो रहा है। तो ये उन्हें पता होना चाहिए। मैंने बना दिया, मैं घर पे बैठे बैठे प्लान बना रहा हूँ, बट जो करने वाला है, जो मेरा एम्प्लॉई है, उसको भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई टॉप मैनेजमेंट या सर लोग ने या HR ने या क्या बोलते हैं ओनर ने प्लान बनाया है। उस प्लान को मैं उनसे डिस्कस करूँगा, उनको बताऊँगा, तब उन्हें पता चलेगा। तो उन्हें जब पता चलेगा तो वो उस पर काम करेंगे, फिर वो आपका गोल ऑब्जेक्टिव एम फुलफिल होगा। समझ में आया? मैंने अपने तरफ से बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी डाउट है आप कमेंट करके पूछो। वीडियो बड़ा ना हो जाए उसकी वजह से मैं आगे टॉपिक कवर नहीं करूँगा इस पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट से मैं कवर करूँगा आगे के पॉइंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव से हमारा बाकी है। नेक्स्ट पार्ट में मैं ट्राई करूँगा यूनिट 2 ख़त्म करने का। लेट्स सी, क्योंकि देखो मेरे हाथ में नहीं है। वीडियो बनाते बनाने 25 से 30 मिनट हो जाता है, तो फिर मेरे को सोचना पड़ता है कि मैं आगे करूँ कि नहीं, क्योंकि एक आंसर लेके बैठो तो 10 मिनट जाएगा। फिजिकल लेक्चर नहीं है ये कि आप लोगों को समझा दिया, आप लोगों को समझ गया। ऑनलाइन लेक्चर से मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है आप लोग पढ़ रहे हो कि देख रहे हो, समझ में आ रहा है। और ये जो मैंने ऊपर आंसर में बात की थी वही वाला आंसर है बिजनेस ऑब्जेक्टिव के टाइप्स, जो हमने 2 टाइप पढ़े थे, इकोनॉमिक और सोशल। बाकी पॉइंट्स मेरे को याद नहीं आ रहे थे। ये देखो 5 पॉइंट्स हैं, ऑर्गेनिक, ह्यूमन और नेशनल। तो ये ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, इसके टाइप्स हैं। बिजनेस ऑब्जेक्टिव, मेरा एम, मेरा क्या क्या है, प्रॉफिट कमाना है या सोशली पब्लिक को हेल्प करना है, वो सब के टाइप्स हैं। ओके, तो ये नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आपका और कोई फ्रेंड हो, अगर आपको ये लेक्चर यूज़फुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। और बीच में थोड़े आवाज़ आ रहे होंगे, मैं उतना एडिट करने का मेरे को टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मैं खुद मास्टर की पढ़ाई कर रहा हूँ और साथ में मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी दे रहा हूँ टीचिंग प्रोफेशन के लिए ही, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अगर किसी को नॉलेज होगा तो UGC नेट की प्रिपरेशन चल रही है मेरी, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता एडिट करने के लिए। मैं बस नॉर्मली वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ। आप लोगों को पसंद आ रहा है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। धीरे धीरे जब मेरे को प्रॉपरली मैं फ्री हो जाऊँगा या टाइम मिल जाएगा, या जब प्रॉपरली बैठ के मैं बनाऊँगा, अभी मेरे पास फैसिलिटी भी नहीं है इतनी। देखो ना, मैं दुकान भी देख रहा हूँ और ये भी वीडियो भी बना रहा हूँ, तो बीच बीच में लेक्चर पॉज हो रहे हैं या कट रहे हैं, किसी के फ़ोन आ रहे हैं। मैंने DND पे तो डाला है, बट फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा एडजस्ट करके लो। और कुछ भी अगर नहीं समझाओ तो कमेंट करके बताओ। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल द सपोर्ट, जितना भी आप लोग कर रहे हो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मैं ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी अपलोड करने के लिए। सो तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखो सब अपना।